नेशनल कन्वेंशन फॉर महिला कांग्रेस और खासकर मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी इसका प्रतिज्ञा लेकर आप लोग आगे चुनाव में जा रहे हैं। इस मंच पे पधारे हुए हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री वेणुगोपाल जी, सुश्री नेटा डिसूजी, अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, इस मंच पे बैठे हुए सारे हमारे जो पूर्व अध्यक्ष महिला कांग्रेस, नेशनल महिला कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स और खास करके जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो महिलाएं आए हैं और जो ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट यहाँ पर पधारे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लीडर्स तो दिल्ली में बहुत मिलते हैं, लेकिन ब्लॉक से दिल्ली तक आना और इस कॉन्फ्रेंस में प्रतिज्ञा लेना एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप जो हिम्मत दिखाकर पार्टी के काम के लिए यहाँ पहुंचे हैं और दिल्ली में आपकी व्यवस्था भी अध्यक्ष महोदय ने किया होगा और उससे ज्यादा आपको बहुत बड़ा काम आगे करना है। तो इसीलिए इतने महिला इकट्ठा होकर जब पार्टी को मजबूत बनाने की बात आप कर रहे हैं और नेता डिसूजे ने अपनी बात बहुत हिम्मत के साथ रखी है, तो मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं कि महिला को संगठित करके ये कार्यक्रम शुरू किया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस द्वारा ये आयोजित इस सम्मेलन में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। नीता डिसोजा और उनकी टीम को भी मैं बधाई देता हूं। देश के हर हिस्से में महिला ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों को आमंत्रित कर प्रतिज्ञा उज्जवल भारत के नाम से जो आयोजन हो रहा है वो सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। हमारी महिला शक्ति तालकटोरा स्टेडियम 2 दिनों तक चिंतन मंथन करेगी, एक दूसरे के अनुभव से सीखेंगे, एक दूसरे को जानने समझने का मौका भी आपको मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में आपका क्या योगदान हो, इसकी रणनीति भी यहाँ बनेगी और मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी नाम से एक प्रोग्राम भी लॉन्च जो हमने अभी किया है, कुछ और मसले एजेंडे में है, ये सब चुनाव में काफी मददगार होंगे।
मैं ऐसा भरोसा करता हूं कि जो वायदे आपने हमको दिया है वो असेंबली इलेक्शन में और आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आप करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महिला ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी, भूमिका और चुनौती को मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मेरी राजनीतिक यात्रा 1969 में ब्लॉक प्रेसिडेंट के रूप में ही शुरू हो गई, जब गुलबर्गे में इंदिरा गांधी जी पार्टी के दो हिस्से होने के बाद आए थे। उस वक्त उनके साथ कोई बड़े नेता नहीं थे, सिर्फ छोटे छोटे यंगस्टर्स, युवा हम लोग थे। तब वो सभी यंग लोगों को चांस मिला, क्योंकि दूसरे नेता तो थे ही नहीं, सब एक एक करके भाग गए थे। तो 69 में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद 2 साल में ही मुझे एमएलए बनने का मौका मिला, और जब से एमएलए मैं बना आज तक मैं कभी मेरा इलेक्शन खोया नहीं, जीतते आया। 19 अब मेरे को सतत 50 साल तो जीता, लेकिन बीच में थोड़ी अड़चन आई, लेकिन सोनिया गांधी जी ने झट से सिर्फ 6 महीने के अंदर मुझे फिर राज्यसभा में भेजा। मैं बहुत उनका ऋणी हूं। हालांकि हम कितना भी काम करने दो, लेकिन रिकॉग्नाइज करने वाले नेता हमको जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो वो होने के बाद मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। ये सारी बातें हैं, और हम कहीं लॉबी करने नहीं गए, मेरे को ये दो वो दो, कुछ नहीं। चंद चीजें ऑटोमेटिकली आए, चंद चीजें जो आना थे वो नहीं आए, वो बात और है। लेकिन कोई निराश नहीं होना, मेरा आपसे भी यही एक सूचना है। मुझे क्या मिला, मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ, मैं 35 साल हो गया, 30 साल हो गया, मेरा जवानी इसी में गुजर गई, मेरे को कुछ नहीं बना है। ये हम देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, अपने आप के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए एक सेवा है। गांधी जी को क्या मिला? क्या इस देश के प्रधानमंत्री बने? क्या इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने? लेकिन पूरा जीवन वो एक धोती, एक पंचा ऊपर डाल के इस देश को आजादी दिलाए, और उन्होंने आज जो आजादी दिलाई उसके वजह से हम ये डेमोक्रेसी में सब कुछ देख रहे हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री। इसीलिए मैं कभी कहता हूं कि बार बार जब मोदी बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, वो क्या है मुझे मालूम नहीं, बार बार वही करते। 70 साल में क्या गए, अब जरा भूल गए। अरे 70 साल में बार बार हमको बोलते हैं, उसमें तो मोरारजी देसाई भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी और नेता लोग भी प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बने, देवेगौड़ा 11 महीने बने, और गुजराल बने, कितने लोग। ये सब छोड़ के वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। हम डेमोक्रेसी को बचा के रखा, आजादी को बचा के रखा, संविधान को बचा के रखा, इसीलिए तो आप लोग जिंदा है। मैं उनको कहा आप प्रधानमंत्री जो बने, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की जो हमने काम की
उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने, शाह होम मिनिस्टर बने, नहीं तो कहाँ वहीं गुजरात में रहना पड़ता था। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती और हिफाजत नहीं करते, संविधान नहीं होता, संविधान की हिफाजत हम नहीं करते तो ये लोगों का अता पता भी नहीं लगता था। तो ये बड़ी चीज हमने की है और हर बार यही कहते हैं, हर भाषण में यही कहते हैं। परसों फिर उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण किया, इतनी लंबी चौड़ी बात की, लेकिन उन्होंने कभी नेहरू जी को याद नहीं किया, गांधी जी को याद नहीं किया, वल्लभ भाई पटेल को याद नहीं किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद नहीं किया, कुछ नहीं। मैं मोदी मोदी। और एक बात उन्होंने हमेशा कहते हैं, एक अकेला मोदी सब अपोजिशन पे भारी पड़ता है। तो आप देखिए एक आदमी का अहंकार कितना होता है। और उतना ही नहीं, परसों हमारे 15 अगस्त को आजादी के दिन उन्होंने तकरीर की, आने वाले 2024 में भी मैं यहां आकर झंडा फहराऊंगा। फिर कोई पूछे मेरे को, क्या मोदी जी तो ऐसा बोल रहे झंडा फिर से अपने लाल किले पे चढ़ाएंगे? मैं बोला ठीक है, वो जो बोले झंडा तो जरूर फैलाएंगे, लेकिन उनके घर के ऊपर फैलाएंगे। लाल किले पे नहीं, अपने घर पे जरूर चढ़ाएंगे। और शाह अपने पत्नी के साथ अपने घर पे चढ़ाएंगे। अरे ये आप कहते हैं, जो देश के लिए एक पार्टी आज लड़ के आपको आजादी दिलाई, उसके बारे में बार बार ये बात कहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान कुर्बान की, क्योंकि देश को इकट्ठा रखने के लिए। राजीव गांधी जी ने देश को एकता से रखने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे बड़े बड़े नेता देश के लिए बलिदान देने वाले, त्यागने वाले, मरने वाले हमारे कांग्रेस पार्टी में है। तुम्हारे पास कौन इस देश की आजादी के लिए मर क्या किए? देश को एक रखने के लिए क्या करे? मणिपुर उधर चल रहा है, लेकिन एक दिन इन्हों झांके नहीं उधर। मणिपुर में आज ऐसा हो गया है, ट्राइबल में झगड़ा लगा है, हर गांव में झगड़ा लगा है। मणिपुर के 2 टुकड़े होने को आए हैं, ये सब काम वहां चल रहा है। तो मणिपुर के बारे में हमने कहा, आपने आके मणिपुर के बारे में बोलिए, पार्लियामेंट में बोलिए। हमने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं आए। लोकसभा में आए जब अविश्वास प्रस्ताव वहां रखा गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उस वक्त आए। अब राज्यसभा में नहीं रख सकते हम, क्योंकि वहां वो रूल्स नहीं है। तो और हम क्योंकि वो चुने हुए लोकसभा से होते हैं, तो वहां पर ही वो कर सकते हैं। तो हमारे पास तो उधर देखे भी नहीं। अरे एक ही प्रीमाइसेस में है, एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है, लेकिन उधर झांक के भी नहीं देखे। और वो ये समझे कि राज्यसभा में जाना ये पाप है, इसीलिए उधर कदम भी नहीं रखे। और इतने लोग, 300 के नजदीक लोग मारे गए, 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 6000 से ज्यादा घर जल गए, जलाए गए, मोटर, गाड़ी, स्कूटर, एवरीथिंग। उसका भी पता नहीं, वहां पर उसके बारे में भी नहीं बोले, मुंह नहीं खोले। मुंह जब खोले, लाल किले पे खोले, वो भी 2 मिनट के लिए, मणिपुर के बारे में।
ऐसे लोग हैं तो वो देश की हिफाजत कैसा कर सकते हैं? देश के लिए क्या बलिदान दे सकते हैं? नहीं, वो डर के गए ही नहीं उधर। लेकिन हमारे नेता, हमारे राहुल गांधी जी, उनके साथ वेणुगोपाल भी थे, इन्होंने गए, वहां सरकार रोकी, फिर भी उन्होंने कहा हम तो पैदल जा रहे हैं, हम कार लेके जाएंगे। जब वो रोक दिए, आखिरी में वहां की सरकार ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। उस वक्त राहुल गांधी, वो तो ना एमपी है, वो अब फिर रीइंस्टेट हो गए, उस वक्त नहीं थे, या कोई मंत्री नहीं थे, कुछ नहीं। लेकिन वो अगर जा सकते मणिपुर में गरीबों की हालात देखने के लिए नागरिकों की हालात देखने के लिए, मणिपुर के स्त्रियों को वहां पर जो रास्ते पे उनको लाकर उनके साड़ियां खींच के जो ये वहां पर एक घटिया दर्जे का काम हुआ, वो काम के लिए, वो देखने के लिए खुद यहाँ राहुल गांधी गए। लेकिन इन्होंने जाके आने के बाद भी नहीं गए। कम से कम हिम्मत आता ना, अरे राहुल गांधी गए, हम क्यों नहीं जाना? लेकिन वो भी हिम्मत हार गए, चर्चा को तैयार नहीं है। महिलाओं की क्या रक्षा करते हैं? वहां पर महिलाओं को रेप किया जा रहा है, महिलाओं को साड़ी खींच के फिरा रहे, और महिलाओं को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके पति मर रहे हैं, उनके अगर किसी की पत्नी है तो पत्नी मर रही है। ये लोग सब मर रहे हैं। दिल्ली में बैठ के यहां से इलेक्शन का प्रचार करते फिर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गया और मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए, छत्तीसगढ़ गए। अरे यहां जाने को, इलेक्शन की प्रचार करने को आपको वक्त मिलता है। मणिपुर में इतना सत्यानाश हो रहा है, आप जा नहीं सकते, वहां समाधान नहीं कर सकते। नहीं, उनको समाधान करना नहीं, ये जोड़ने का काम नहीं करते, तोड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी ने तो 4500 किलोमीटर पैदल चले। भारत जोड़ो उन्होंने किया, लेकिन मोदी भारत तोड़ो काम करते हैं। और अगर इनको हमदर्दी होती, वो जाके आ सकते थे। अब 3 महीने के ऊपर वहां जल रहा है। तो इसीलिए बहनों, आपको ये प्रतिज्ञा लेना है कि किसी ना किसी सूरत में इस बीजेपी के सरकार को 2024 में आप हटाएंगे। ये एक क्योंकि ये सबके लिए ना माइनॉरिटी सुख से है, ना दलित सुखी से है, ना महिलाएं सुखी से है। कौन है? आजकल बच्चों को भी परेशानी, स्टूडेंट्स को भी जो उनका स्कॉलरशिप मिलना वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा। ये चीजें ये गवर्नमेंट हमेशा कर रही है। तो इसीलिए आपको मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से यही मेरी सलाह है कि आप बहुत खूब काम कर सकते हो। जितने पुरुष है
उससे ज्यादा महिलाएं हैं वोटर। 1% वोट ज्यादा है। अगर 1% वोट उधर है, 49 इधर है, तो अगर आप ठान लिए कि इसको हटाना, बीजेपी को हटाना, आप जरूर हटाएंगे। भारत में महिला शक्ति का प्रतीक है। ये सम्मेलन उसी दिल्ली में हो जहां 1236 में भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्ताना ने उस दौर में सत्ता संभाली थी। पहली महिला 800 साल पहले, जब ये सोच में भी नहीं था कि एक महिला काम का संभाल सकती है। इस घटना के करीब 800 साल होने जा रहे हैं। भारत में हर क्षेत्र में महिलाओं का महान योगदान रहा। हमारे पास अक्का महादेवी, रानी दुर्गावती, राजमाता जिजाबाई, कित्तूर रानी चन्नम्मा, रानी झांसी, बेगम हजरत महल, सावित्रीबाई फुले, ऐसे महिलाएं क्रांति की है इस देश में। अगर पुरुषों से भी ज्यादा उन्होंने काम किया, पढ़ाने का, लिखाने का, लड़ने का। अगर जिजा माता नहीं होती तो शिवाजी को शिक्षण नहीं मिलता लड़ने का। तो उनके शिवाजी के पीछे कौन है? जिजा माता है। ऐसे बहुत हमारे महिलाएं वीर महिलाएं हैं। तो ये एक बार उठे तो सबको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मैं एक बात कहूंगा, सरदार पटेल को बारदोली में सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी। सरदार का जो टाइटल दिया वो महिलाओं ने दिया, कोई पुरुष ने नहीं दिया। और हमारी नेता श्रीमती कमला नेहरू, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, राजकुमार अमृत कौर जैसी कई नायकों ने अंग्रेजी राज को हिला दिया था। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी के कामों को देश भूल नहीं सकता। उत्तराखंड की महिलाओं को चिपको आंदोलन की दुनिया जानती है। तो ये महान नेता है। अगर आज बार बार ये जो बीजेपी के लोग हम पे टीका टिप्पणी करते हैं, उनका एक ही है, वंशवाद। ये आ रहा है भाई। वंशवाद में इंदिरा गांधी जी देश के लिए गरीबी हटाओ प्रोग्राम दी, महिलाओं की सशक्त बनाने का प्रोग्राम दिया। और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का झगड़ा था, उसको अगर किसी ने उस बांग्लादेश के आजादी के लिए किसी ने मदद की तो इंदिरा गांधी जी ने मदद की और बांग्लादेश आज है। और हमको पूछते वंशवाद, महिला इंदिरा गांधी ने क्या किया? अरे इंदिरा गांधी ने तो यही किया। पाकिस्तान जब बांग्लादेश के लिए मर मिट रहा था तो उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने ही उस बांग्लादेश को स्वातंत्र दिलाया और पाकिस्तान को कम से कम 1 लाख लोगों को जेल में डाली। तुम कुछ नहीं, कभी किसको ऐसा दिखाते हो कि कहीं आकाश में चील उड़ रहा है? चील समझते ना? नहीं समझते? चील उड़ रहा है तो मोदी बोलते ये भैंस उड़ रहा है, देखिए।
यानी इतना एक्सॉग्रेशन करते हैं हर बात का। अरे इंदिरा गांधी जी ने जो काम किया हिम्मत के साथ, वो देखिए। सिर्फ टीका करने से कुछ नहीं होता। अब भाइयों बहनों छोड़ दिए हैं, अब बोल रहे मेरे परिवार वालों, मेरे परिवार वालों आप देखिए, मैं इतनी कोशिश किया, ये अपोजिशन पार्टी वाले मुझे ऐसा कहते हैं, हाँ इंडिया ऐसा कर रही है। अरे इंडिया ऐसा कर रही है, रो मत भाई, तुम भी फाइट करो ना। क्यों रो? ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, हम तो लड़ रहे हैं। आपके जो अनेक हमारे लोगों को सता रहे हैं, अपोजिशन के लोगों को सता रहे, ईडी का उपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं, और जो नेता आज तक कहीं कलंकित नहीं, उनको भी अंदर डाल के हमारे कांग्रेस पार्टी को सता रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। जब तक आपका साथ है और आगे हम बढ़ने। राहुल गांधी ईडी ऑफिस गए, इंदिरा गांधी जी गए, मैं गया, सभी लोग ईडी ऑफिस जाके आए। अरे चुप्पी का चुप्पी सताना, बिठाना और कहना ये पेपर का कहां से लाए, ये पेपर का क्या करे, जो सालों से है। और वही पेपर हिंदुस्तान के आजादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उपयोग किया, नेशनल हेराल्ड, उसकी भी आप ऐसी उसको ये बना रहे कि आप हरिश्चंद्र के बेटे हो और ये बाकी के लोग कोई नहीं इस देश के लिए किए नहीं। ये ऐसा एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो उनको सबक सिखाएंगे आप ही, और हम आपके साथ रहेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे, हम साथ रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो लड़ेंगे। और चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हमारे सामने एक साक्षात उदाहरण है, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद त्याग कर दुनिया में एक मिसाल कायम की। पर्सनल सैक्रिफाइस करके 25 वर्ष तक कांग्रेस को खून पसीने से सींचा। उनके लीडरशिप में दोबारा केंद्र में सरकार बनी, राज्यों में सरकार बनी। सीपीपी की चेयरपर्सन के रूप में वो योगदान दे रही है। हमारे सभी लीडर महिलाएं, इंदिरा गांधी जी, अब सोनिया गांधी जी, इन्होंने तो पार्टी को वापस लाया 2004 में, 2009 में, और हम गरीबों की सेवा किए। क्या मनरेगा जैसा स्कीम हमने बनाया, क्या गुनाह है? कंपलसरी एजुकेशन एक्ट करके गरीबों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने एक मौका दिया, वो क्या गलती है हमारी? जो भूखे पेट आज लोग, मजदूरी नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, तो उसके लिए हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। क्या वो हमारी गलती है? बताओ आप, ऐसा कौन सा तो काम किए हैं क्या? हाँ जरूर किए हैं। हम क्या किए हैं? अदानी अंबानी ऐसे लोगों को पूरा जेब भर दिए और इतना खिलाए उनको, इतना खिलाए वो हजम ही नहीं हो रहा उनका। और यहाँ जो भूखे लोग हैं ये तड़प रहे खाने के लिए। तो मेरा कहना यही है, जो कार्यक्रम गरीबों के लिए देती है वो सिर्फ कांग्रेस देती आई। पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, किसकी हिम्मत नहीं थी, वो इंदिरा गांधी ने करके दिखाया। राजे महाराजों की तनख्वाह बंद कर दिया, बॉन्डेड लेबर को उन्होंने छुटकारा दिया, भू सुधारणा कानून लाया। कितने प्रोग्राम है बोलो? 10 पॉइंट प्रोग्राम लाके तो पहले उन्होंने 69 में रेवोल्यूशन किया, फिर बाद में 75 में 20 पॉइंट प्रोग्राम लाकर उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ दिया। तो ये
ये काम गरीबों के लिए हमने किया। फिर हमको पूछते हैं क्या किए, ये सब आपको नहीं दिखता, क्योंकि या तो आप गरीबी देखे नहीं, और घर अच्छे अच्छे हैं आप लोगों के, इसीलिए आप लोग उधर ज्यादा ध्यान देते हैं, गरीबों के तरफ नहीं। दूसरा, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती, किंतु आंसुओं की चिंता करते हुए वो रोटी, असमान व्यवहार, शोषण से अवश्य डरती है। ये बात अंबेडकर जी ने कहा महिलाओं के बारे में, और वो खुद ही एक किताब भी लिखे उसमें, राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, यानी हिंदू औरतों का क्या आज व्यवस्था है, परिस्थिति है, इसके बारे में भी चिंता हमारे लोग पहले किए। हालांकि हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक करते थे कि महिला पढ़ना नहीं, महिला लिखना नहीं, महिला किसी जॉब में नहीं जाना, ऐसे सब हमारे पुरखे जो आज ठेकेदार बने हैं, आरएसएस बीजेपी वाले, ये सिखाते थे पहले। जिस उसूलों पे वो विश्वास रखते, वो उसूल ये है, वो आइडियोलॉजी ये है, महिलाओं को नहीं पढ़ाना, महिलाओं का काम सिर्फ पुरुषों की पूजा करना। अब इंदिरा गांधी जब बाहर आई, बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोग इस देश का संविधान बनाए, नेहरू जी जैसे साइंटिफिक विचारधारा के प्रधानमंत्री बने, तब कुछ देश में थोड़ा सुधार आया। और इनके जमाने में उल्टा जा रहे हैं हम, प्रगति पर विचार धारा को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हम तो पीछे जा रहे हैं, फिर पुराने विचारों को लाने का सोच रहे हैं। इसीलिए आपको ये सोचना है, और एक माँ, एक स्त्री जितना घर संभाल सकती है, उसको सुसंस्कृत बना सकती है अपने बच्चों को, कोई पुरुष नहीं बना सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकती। ये सब कुछ आपके हाथ में है। मेरा दुर्दैव है, क्योंकि मैं अपने माँ को देख नहीं सका, मेरे बहन को देख नहीं सका, मेरे भाई को देख नहीं सका, मेरे चाचा को देख नहीं सका, क्योंकि मेरा घर उस वक्त जल गया जिस वक्त वहाँ हैदराबाद लिबरेशन में ये दंगे चल रहे थे। उस दंगे में मेरा पूरा घर चले और मैं एक ही घर में बचा, मैं और मेरे पिताजी, वो दोनों बचे। मैं ये 1946 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर 46, 47, 48 में दंगे हुए, तो सिर्फ हमारे पिताजी ने मुझे बचा के, संरक्षण करके गांव-गांव लेके गए। फिर आखिरी में गुलबर्गा में हम आके बसे। तो मुझे तो, मैं देखा नहीं मेरी बहन कैसी थी, मेरी माँ कैसी थी, लेकिन आप लोग बड़े खुश नसीब हो, आपके पास माँ है, आपके पास बहन है, आपके पास भाई है, आपके पास पिता है, सभी लोग हैं। लेकिन हमने वो जो आशीर्वाद से दूर हो गए, लेकिन लोगों ने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे बढ़ाया, और सभी ने मुझे एक आशीर्वाद देकर, मैं स्टूडेंट यूनियन से लेकर खुद लड़ता था, अपने पैर पे जीतता था, और मैं खुद अपने यूनियन बनाया, मैं लड़ता था। ये सब देखकर कांग्रेस पार्टी 69 में मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाई और मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। उसके उसूलों को देखकर, जो आइडियोलॉजी थी, जो इंदिरा गांधी ने बताया था, जो नेहरू जी ने बताया था, उस आइडियोलॉजी को पढ़ के देखकर मैं कदम रखा, और वो कदम बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
इस आपराधिक लापरवाही के कारण अभी भी मणिपुर बारूद के ढेर पर बैठा है। वो तो मैंने आपको बताया कि ये सरकार तो उधर देख रही नहीं और देखने की कोशिश भी नहीं कर रही, और जैसा राहुल जी ने अपना कदम वहां रखा और उन्होंने ये कहा शांति बनाने के लिए ये जरूरी है कि सभी लोग लड़ना, सभी लोग एक होकर मणिपुर के लोगों को मदद करना। और उसके बाद मैं 2-3 मिनट लूंगा कि राहुल जी कुछ नहीं कहे थे। अब हर इलेक्शन भाषण में कोई ना कुछ कहता है, तो वहां पर एक स्पीच में उन्होंने एक आदमी का नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उनका सरनेम लेकर कुछ बोले, तो उसको इतनी बड़ी सजा मिली। आप प्रावधान है उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सिर्फ 2 साल का, पूरा 2 साल उनके ऊपर लगा दिया और उनको 24 घंटे में बर्खास्त भी कर दिया और उनका मेंबरशिप भी निकाल दिया। ये डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? कई लोगों को माफ किए। सोनिया गांधी जी, जो लोग राजीव गांधी जी का हत्यारे बनकर थे, उन लोगों को सोनिया गांधी ने माफ कर दिया और बोला ठीक है, इनको छुटकारा दे दो, छोड़ दो। अरे एक महिला इतना कंपैशनेट होके, इतने ये होके, उतना दर्द सहन करके उन्होंने ये काम किया, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? मारो, तोड़ो, अंदर डालो, फिर कभी नहीं उठना। सभी लीडरों को अंदर डाल के कोई भाषण देता है, अगर कुछ कहता है उनके खिलाफ उसको केस में डालो, दूसरा कोई आता है उसको जेल में डालो। ऐसा जेल की और एफआईआर करने की आदत उनके पास ज्यादा हो गई। और बहुत से राइटर्स, बहुत से लोग आज जो सच्चाई कहते हैं, वो सच्चाई कहने वालों को वो लोग उनका सहन नहीं कर रहे, उनको जेल भेज रहे हैं और बंद कर रहे हैं। और मेरे ऊपर भी, मैं ज्यादा कहीं बाहर उतने कठोर शब्द नहीं यूज किया, उपयोग करना भी चाहता हूं तो अंदर करता हूं, बाहर नहीं करता हूं, क्योंकि वो प्रिविलेज होता है ये समझ के। लेकिन ये मोदी जी छोटे छोटे बातों में कहते हैं, कभी सिंपैथी हासिल करने के लिए वो ये कहते हैं कि मैं एक चाय वाला हूं, एक गरीब बेटा हूं। गरीब बेटा इस प्रदेश के प्रधानमंत्री बना, ये किसको सहन नहीं हो रहा। ये कौन बोले भाई हम सहन नहीं करते? अरे आपको तो सहन कर रहे हैं, इसीलिए तो आप 10 साल से वहां बैठे हैं, 13.5 साल से आप चीफ मिनिस्टर बने, फिर भी आपको ये ऐसा सिंपैथी लेने का क्या है? आप जैसे गरीब बहुत है, अगर मोदी जैसे गरीब लोग देश में बने तो देश का उद्धार हो ही जाता है। हाँ, इतनी वो अगर रोज एक जैकेट 10 लाख की कोट पहनने वाला अगर सिटीजन हो गया, कोई नागरिक हो गया, तो खत्म, सबको मिल जाता है, कोई सवाल ही नहीं। फिर कहा है गरीबी की रखा, ऊपर क्या नीचे क्या? ये क्यों करते हो? सिंपैथी के लिए। आप काम करो, काम करके आप बताइए। गरीबों के लिए तो कोई काम नहीं करते, सिर्फ आधा भाषण तो कांग्रेस में टीका करने के लिए वहां पर ठहरते हो। लाल किला हो या पार्लियामेंट हो
या इलेक्शन भाषण हो, कांग्रेस के बगैर या राहुल गांधी के नाम लिए बगैर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नाम लेना, वही बनाना, ये जो चल रहा है इसको आप तोड़ सकते हो, इनको आपका लेसन सिखा सकते हो इनको, तो आप ये काम करेंगे, ये मैं आशा रखता हूं। और एक, अब इनके घोटाले बहुत है, मैं अब नहीं बोलता कोरोना में इन्होंने क्या किया, फिर परसों सीएजी रिपोर्ट आ गई, उसमें कितने घपले हो गए, ये सारी चीजें मेरे पास है, लेकिन वक्त कम है, मुझे भी जाना है और इस वक्त और भी भाषण लंबित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमेशा ये याद रखिए, बीजेपी लोगों को तंग और तबाह करने में, और जो हमने प्रोग्राम दिए थे वो प्रोग्राम को पीछे ढकलने के लिए काम करते हैं। और ये देखिए, और एक, जब कभी मोदी साहब किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वो हरी झंडा दिखाते हैं, वो पुराने ट्रेन उसको नया कलर पलर वो लगा के वो इंजन एक नया ला के डाल देते हैं, चलो ये भारत, कौन सा क्या नाम रखे उसका, वंदे भारत, वंदे भारत चला, ग्रीन फ्लैग बताना और ट्रेन उधर छोड़ना, इधर आके पब्लिक मीटिंग के जैसा गवर्नमेंट के पैसे में पब्लिक मीटिंग करके सबको गालियां देना। तो ये है, ऐसा कोई लीडर नहीं किया, ऐसा पहले कोई नेता नहीं किया। सरकारी कार्यक्रम में किसी पार्टी को गालियां देना, और अब तो इंडिया पार्टी को गालियां दे रहे हैं और अपनी बात हमेशा उनको ये कह रहे हैं कि ये इंडिया पार्टी क्या कर सकती है। मेरे सामने वो कुछ नहीं है, उन्होंने ये बात कर रखा है। और हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया मालूम नहीं, प्रचार तो खूब हुआ, 79% उसका बजट प्रचार में गया, उनको नहीं पहुंचा या उनके लिए कुछ नहीं किए। ये है ये सरकार का देन। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब संसद में विपक्ष की महिला सांसद को मोदी जी शूर्पणखा बुलाते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी ओछी बात करते हैं, तो वो क्या कुछ बोलते होंगे, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना। अरे वो ऐसा टीका करते हैं नीचे गिर के, अपोजिशन पार्टी को ऐसे बात कर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम अभी कभी उनके लिए ये नहीं बोला तुम रोज एक जैकेट लाते हो तो कहां से लाते बोल के नहीं पूछते हम, 10 करोड़ का या 10 लाख का कोट पहनते हो तो कहां से लाए बोल के, उसका इनकम टैक्स का चीटी है या आपको कुछ मिल रहा है ये अपना टैक्स देकर लाके वो कोट उसने बनाया नहीं। तो इसीलिए ये उनकी आदत है बार बार ऐसा कहने का। और अब तुम मनुस्मृति पढ़े या भागवत के पास गए तो आपको सब मालूम होगा कि महिलाओं को किस तरह उन्होंने विद्या से दूर रखा, शस्त्र से दूर रखा और बाकी चीजों से, पैसों से दूर रखा। महिलाओं के हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ काम करो और जो घर में पुरुष बोलते हैं वही सुनो। ये सब सिर्फ इनका ही नहीं, भागवत का ही नहीं, भागवत के विचारधारा के लोग जितने भी है बीजेपी में और आरएसएस में, वो सभी यही बोलते हैं महिला उनके लिए कुछ नहीं। और फिर ऊपर से बोलते हैं हम महिला का सम्मान करते हैं,
वो माता है। हाँ भाई माता है, माता के लिए क्या कर रहे? उसको खाना भी नहीं दे रहे। वो माता हमारी खेत में काम कर रही है, बच्चे उसके सड़क पे वहां बिलबिलाते रहते दूध के लिए। इसकी चिंता नहीं, फिर बोलना एक। और उसके बाद मैं और एक बात दो बात कह के खत्म करूंगा। अब बेरोजगारी, आपको मालूम है बेरोजगारी के बारे में उनकी क्या राय है, इन्फ्लेशन के बारे में उनकी क्या राय है। उनकी इसके बारे में आज तक कुछ नहीं बोलते। बोले पब्लिक में बहुत बोले, वोट लेते वक्त ये बोले हर साल में 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे। दिए क्या? 2 करोड़? कैसा नहीं, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है। अरे आप फजूल की बात कर रहे हो। ऐसा देश का प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ का नेता 2 करोड़ नौकरियां मैं देता हूं। अगर अब तक 18 करोड़ नौकरियां मिले होंगे लोगों को, नहीं मिले, या तो आप झूठे होंगे या नहीं तो प्रधानमंत्री झूठा होगा। अच्छा छोड़ दो, अच्छा वो छोड़ दो भाई, छोड़ दो, वो झूठ बोला। और एक बात, हर एक लोगों को, हर एक फैमिली में उनके जेब में 15-15 लाख रुपए डालने की बात किए थे, मिला? ये भी झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री इतना प्रामाणिक है और जो बोलता है वो करता है, आप उसको ऐसा बेईमान बोल रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर बेईमान हो सकता है? 15 लाख रुपए लेके आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा छोड़ दो। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। और इसीलिए और अब गुजरात के कोई लोग यहाँ आए होंगे, है? गुजरात के लोग है ना? अरे भाई आपको तो बॉम्बे से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन आने वाली थी, आ गई। ये भी झूठ बोल रहे, ये गुजरात वाले झूठ बोल रहे, उत्तर प्रदेश वाले बोल रहे, कर्नाटक वाले बोल रहे, महाराज ये कैसा हो सकता है? पाप बेचारा। हाँ ओके, बैठिए बैठिए। ओके ओके बैठो। थैंक यू भाई। ये आपका जो रिएक्शन है देखकर मुझे खुशी हुई। अगर यही रिएक्शन आप चुनाव में देंगे, काम करेंगे, तो उनका 12 बज जाएगा। तो इसलिए
ओके ओके, थैंक यू। और आखिरी एक बात बोलता हूं, अब बाकी का रिजर्व रखेंगे उधर जब आपके तरफ आएंगे बोल रही। ये आखिरी एक हमारे पास कहने के लिए एक कहावत है या कविता है। देश में अगर औरतें अपमानित हैं, नासाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। जिनका पैदा होना ही अपशकुन है, नापाक है। क्योंकि किसी के घर में बच्ची हो गई तो ऐसा वैसा मुंह मूंदते, बच्चा हो गया तो मुंह खोल के 32 दांत दिखा के हंसते हैं। तो ये जो है, जिनका पैदा होना ही अपशकुन नापाक है, औरतों की जिंदगी क्या खाक है। चुप है, लेकिन ये ना समझो हम सदा को हारे हैं। राख के नीचे अभी भी जल रहे हैं अंगारे, तो जिंदा है। तो इसलिए बहनों, आप बड़े जोश के साथ आए हैं, आपका जोश ऐसा ही रहने दो। ये मुल्क का सवाल है, मुल्क को बचाने का सवाल है। और खासकर ये जो हमको वोट का अधिकार मिला, दूसरे देशों में महिलाओं को आजादी के साथ साथ वोट नहीं मिला। चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे फ्रांस हो, बहुत से ऑस्ट्रेलिया हो, ये बड़े बड़े देश तो डेमोक्रेटिक बोलते हैं, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार कब मिला? आजादी मिलने के उनके 100 साल, 2 साल, 300 साल के बाद उनको वोटिंग का हक मिला। लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में संविधान बनाते वक्त ही महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को, अमीरों को एक साथ वोट का अधिकार दिया। वो अडल्ट फ्रेंचाइज। आज सफाई कर्मचारी को भी वही वोट का अधिकार है। अगर कोई बड़ा सरमाएदार है, अमीर आदमी है, उसको भी एक वोट का। ये किसने किया? ये कांग्रेस ने किया, ये मोदी ने किया? नहीं, मोदी किया होगा, देखिए। ठीक है, इसीलिए जो कुछ उन्होंने किया भी नहीं, हमारे स्कूल में पढ़ के हमको ही ऐसा बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। अब भाई हम कुछ तो कुछ किए हैं, इसलिए आप लोग जिंदा है। नहीं तो यहाँ गेहूं नहीं मिला, बाहर का गेहूं ला के खाते थे, खाना नहीं मिलता था। बड़े बड़े कारखाने बनाए, IIT बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, ये सब किसकी देन है? फिर बस है, तुम जाके बोलो तुम कुछ नहीं करे, बोलो ये करे सो है, उनको घेरो और बोलो। सबको मेरा धन्यवाद। और आपने जो बहुत ही पेशेंटली सुना, बहुत लंबी बात करने के बावजूद भी आप मुझे सहन किए, यही बड़ी बात है। आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।